सुप्रभात बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वाक्य भेद रचना के आधार पर वाक्य भेद पढ़ेंगे। किसी भी व्यक्ति की भाषागत दक्षता का आकलन उसके द्वारा प्रयुक्त वाक्यों के आधार पर ही किया जाता है। वाक्य ही वक्ता के आशय को श्रोता के समक्ष स्पष्ट करता है। वाक्य में निम्नलिखित बातें होती है। वाक्य की रचना शब्दों या पदों के योग से होती है। वाक्य अपने में पूर्ण तथा स्वतंत्र होता है। वाक्य भाव अथवा विचार को पूर्णतः स्पष्ट करने में सक्षम होता है। तो वाक्य सार्थक या उचित शब्दों के व्यवस्थित समूह जिससे कोई उचित अर्थ प्रकट होता है, उस शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। हम यह भी कह सकते हैं शब्दों का वह सार्थक समूह जिससे किसी भाव या विचार को पूर्णतः प्रकट किया जा सके, वाक्य कहलाता है। वाक्य भाषा की वह इकाई है जो वक्ता के भाव या विचार को श्रोता पर व्यक्त करता है। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य एवं विधेय। उद्देश्य कर्ता तथा कर्ता का विस्तार उद्देश्य कहलाता है। जैसे मोर नाच रहा है, यहाँ पर मोर उद्देश्य है तथा कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाए वह विधेय कहलाता है। तो यहाँ पर नाच रहा विधेय है और मोर उद्देश्य है। उसी प्रकार रेलगाड़ी बहुत तेज चल रही थी, रेलगाड़ी यहाँ पर उद्देश्य है और रेलगाड़ी के विषय में जो कुछ कहा गया, उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा गया वह विधेय है। यानी बहुत तेज चल रही थी, यहाँ पर विधेय है। फिर पिताजी पत्र लिख रहे हैं, यहाँ पर पिताजी उद्देश्य है तथा पत्र लिख रहे हैं इस वाक्य का विधेय है। इस प्रकार वाक्य के दो अंग कर्ता उद्देश्य के अंतर्गत आएगा तथा क्रिया विधेय के अंतर्गत आएगा। तो शब्दों का व्यवस्थित रूप जिससे मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है उसे वाक्य कहते हैं। एक सामान्य वाक्य में क्रमशः कर्ता, कर्म और क्रिया होते हैं। वाक्य भेद दो प्रकार से किए जा सकते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद तथा रचना के आधार पर वाक्य भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद हमने कक्षा 9 में पढ़ी थी। अब हम रचना के आधार पर वाक्य भेद पढ़ेंगे। रचना के आधार पर वाक्य के साधारणतः 3 भेद है। पहला साधारण अथवा सरल वाक्य, दूसरा मिश्रित वाक्य और तीसरा संयुक्त वाक्य। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सरल वाक्य के बारे में। सरल वाक्य जिन वाक्यों में एक ही क्रिया होती है उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। सरल वाक्यों में कर्ता एक से अधिक हो सकते हैं परंतु विधेय अर्थात क्रिया एक ही होते हैं। देखिए जैसे लक्ष्मी नारायण ने मकान बनवाया, बस ड्राइवर ने बस बहुत तेज चलाई। इन वाक्यों में एक एक क्रिया बनवाया और चलाई आई, इसलिए ये सरल वाक्य है। अर्थात यहाँ पर अन्य वाक्य ये भी हो सकता है, राम, श्याम व हरि ने मकान बनाया। तो राम, श्याम और हरि कर्ता एक से अधिक हो सकते हैं किंतु मकान बनवाया क्रिया एक ही होगी, उसे हम सरल वाक्य कहेंगे। अब हम पढ़ेंगे संयुक्त वाक्य के बारे में। संयुक्त वाक्य जिस वाक्य में दो या अधिक मुख्य तथा स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं और ये दोनों ही वाक्य पूर्ण अर्थ देने में सक्षम होते हैं। देखिए जैसे राम बाजार गया और संतरे लाया, दो वाक्य है, राम बाजार गया, दूसरा है संतरे लाया। सच बोलो परंतु कटु सत्य न बोलो, सच बोलो एक स्वतंत्र वाक्य है, दूसरा कटु सत्य न बोलो परंतु के द्वारा ये जुड़े हुए हैं। हम दिल्ली घूमने गए और वहाँ 4 दिन रहे, हम दिल्ली घूमने गए और 4 दिन रहे, ये दो वाक्य मिलकर एक वाक्य बना है परंतु दोनों ही उपवाक्य जो है वो समानाधिकरण समुच्चय बोधक और के द्वारा जुड़े हुए हैं, इसलिए यहाँ पर ये संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य में आने वाले सभी उपवाक्य स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं। स्वतंत्र उपवाक्य से तात्पर्य यही है कि इनका प्रयोग भाषा में अलग से स्वतंत्र रूप में हो सकता है।
संयुक्त वाक्य प्रायः समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े रहते हैं। देखिए, प्रमुख समुच्चय बोधक समानाधिकरण समुच्चय बोधक है ये। और, तथा, एवं, इसलिए, सो, या, अथवा, नहीं तो, अन्यथा, वरना, लेकिन, किंतु, मगर, पर, परंतु आदि। समानाधिकरण समुच्चय बोधक के आधार पर संयुक्त वाक्य को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से? संयोजक संयुक्त वाक्य, विभाजक संयुक्त वाक्य, विरोध सूचक संयुक्त वाक्य तथा परिणाम सूचक संयुक्त वाक्य। उदाहरण देखिए इसके। पहला, कंडक्टर ने सीटी बजाई और बस चल पड़ी। और से जुड़े हैं, ये संयोजक संयुक्त वाक्य है। आप पहले आराम करेंगे या आपके लिए खाना ले आऊं। या के द्वारा जुड़े हैं विभाजक संयुक्त वाक्य। मैं आपका काम अवश्य कर देता, लेकिन क्या करूं, व्यस्त हूं। विरोध दर्शक संयुक्त वाक्य। उसने बहुत मेहनत की थी, इसलिए वह कक्षा में प्रथम आया। इसलिए से जुड़ा हुआ है, इसलिए परिणाम बोधक संयुक्त वाक्य कहलाएगा। फिर आता है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य तो होते हैं, संयुक्त वाक्य में भी होते हैं, परंतु वे दोनों ही स्वतंत्र होते हैं। सभी उपवाक्य स्वतंत्र होते हैं, परंतु इनमें मिश्र वाक्य के अंतर्गत एक उपवाक्य प्रधान होता है तथा अन्य एक या उससे अधिक उपवाक्य उस पर आश्रित होते हैं। यह उपवाक्य परस्पर व्यधिकरण समुच्चय बोधक जैसे कि, यदि, अगर, तो, तथापि आदि से जुड़े हुए होते हैं। जैसे, शिक्षक ने बताया कि कल स्कूल में छुट्टी होगी। कि जो व्यक्ति कमरे में बैठा है वह मेरा भाई है। जो, जब तू छोटा था तब साइकिल खूब चलाता था। जब और तब के द्वारा ये जुड़ा हुआ है, यानी इनमें एक प्रधान उपवाक्य है और दूसरा आश्रित उपवाक्य है। इसलिए ये सभी मिश्र वाक्य के अंतर्गत आएंगी। ये सभी व्यधिकरण समुच्चय बोधक के द्वारा जुड़े हुए हैं। तो जिन वाक्यों में आए उपवाक्यों में एक उपवाक्य मुख्य हो और शेष उपवाक्य मुख्य उपवाक्य पर आश्रित हो, उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। तो आश्रित उपवाक्य वाक्य में आगे भी आ सकता है, पीछे भी आ सकता है तथा बीच में भी आ सकता है। अर्थात आश्रित उपवाक्य वाक्य के आरंभ, मध्य या अंत कहीं पर भी आ सकते हैं। सिपाही ने उस युवक को पीटा जिसने जेब काटी। हम इसे इस प्रकार भी बोल सकते हैं, जिसने जेब काटी, सिपाही ने उस युवक को पीटा। अशोक मेहता मुख्य अतिथि थे, जो प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। अशोक मेहता मुख्य अतिथि थे। इस तरह से आश्रित उपवाक्य वाक्य के आरंभ, मध्य या अंत में कहीं भी आ सकते हैं। मुख्य उपवाक्य है, सिपाही ने उस युवक को पीटा। आश्रित उपवाक्य है, जिसने जेब काटी थी। अशोक मेहता मुख्य अतिथि थे। आश्रित उपवाक्य है, जो प्रसिद्ध साहित्यकार है। इस प्रकार हमने पढ़ा वाक्य के 3 प्रकार हैं रचना के आधार पर: साधारण वाक्य या सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। इसके आगे अब हम पढ़ेंगे उपवाक्य या आश्रित उपवाक्य के प्रकार तथा वाक्य रूपांतरण, रचनांतरण कैसे किया जाता है। धन्यवाद।